हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वॉरियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। आप पढ़ रहे क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर सेकंड, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर के ऑलरेडी जो है 15 लेक्चर हो रखे हैं। जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, पहले के लेक्चर को अटेंड कर ले ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो बच्चे हमसे कनेक्टेड है वो हाई लिखकर अपना अटेंडेंस लगा देंगे और ये काम फटाफट करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु पासवान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरंजन कुमार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष कुमार और लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं। जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं वो कमेंट बॉक्स में हाई लिखिए और अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है बुआ, क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन को, दोहरा निषेचन को, यानी कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया को। वहां पे हमने समझा था कि दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया है सभी आवृत बीजी पादपों में घटने वाली जो है अनोखी प्रक्रिया है, जो जिसमें लगातार 2 बार निषेचन की प्रक्रिया चलती है। एक सत्य निषेचन होता है और दूसरा असत्य निषेचन होता है। सत्य निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, वहीं असत्य निषेचन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है। अब वहीं से हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे कि जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई, दोहरा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई, तो आगे कौन सी घटना घटित होने वाली है। ठीक है, पिछली क्लास में अप्रॉक्सीमेटली हमने ये चीज़ों को डिस्कस किया था। दोहरा निषेचन यानी द्विनिषेचन को डिस्कस किया था, जिसकी खोज नवाज़चीन नाम के व्यक्ति ने किया था। हमने पिक्चर के द्वारा चीज़ों को समझाया था कि निषेचन के पहले और पराग स्त्री केशर संकर्षण के बाद भ्रूण कोश की क्या स्थिति है और जब निषेचन हो जाता है तब भ्रूण कोश की क्या स्थिति है। ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि प्राथमिक निषेचन क्या होता है, द्वितीयक निषेचन क्या होता है, प्राथमिक निषेचन के दौरान कौन कौन से कोशिका या केंद्रक पार्टिसिपेट करते हैं और द्वितीयक निषेचन के दौरान कौन कौन से केंद्रक या कोशिका पार्टिसिपेट करते हैं। आखिरी में हमने समझा था कि जब द्वितीयक निषेचन होता है तो 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो बेसिकली पिछली क्लास में हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जैसे टॉपिक को कवर किया था। चलिए अब आगे क्या होगा, तो आगे की स्टोरी पीछे की स्टोरी से कनेक्टेड ही रहने वाले हैं। ठीक है, आगे की स्टोरी जो है पीछे की स्टोरी से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। कुछ किस तरीके से कैसे कनेक्टेड रहेंगे, तो जरा से याद करिए हमने क्या बताया था आपको। हमने बताया था कि सर जी ये जो है भ्रूण कोश है, ये क्या है, भ्रूण कोश है, और ये ऐसा भ्रूण कोश है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया हो रखी है। ये ऐसा भ्रूण कोश है जिसमें निषेचन यानी दोहरा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रखी है। ठीक है, अनु यादव जुड़ चुके हैं, रंजेश सिंह जुड़ चुके हैं। जो बच्चे अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए उनको शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे कनेक्ट हो पाए। चलिए, तो यहाँ पर हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं कि सर जी निषेचन के बाद भ्रूण कोश की स्थिति क्या है। स्थिति कुछ इस तरीके की है कि सर जी भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में एक मादा युग्मनज है। भ्रूण कोश में मादा युग्मनज नहीं, युग्मनज ना मादा होता है ना नर होता है, एक युग्मनज है। बेसिकली काफी बड़ा बन गया, एक युग्मनज है। ठीक है, इस जगह पर ये कौन सी जगह होती है, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलरिंड यानी बीजांड द्वारीय सिरा की तरफ युग्मनज है। और ये जो बड़ी सी संरचना दिख रही है एक कोशिका है, जिसे हम लोग नाम देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बोलते हैं। यह है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और इस कोशिका के अंदर भरा हुआ है कोशिका द्रव। इस कोशिका के अंदर भरा हुआ है कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव इसके अंदर भरा हुआ है और इसके अंदर 1 की संख्या में त्रिगुणित केंद्रक देखने को मिल रहा है। 1 की संख्या में त्रिगुणित क्या देखने को मिल रहा है, केंद्रक देखने को मिल रहा है। हमने नॉमिनेशन किया था कि सर जी इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो ये जो बड़ी वाली कोशिका आपको नजर आ रही है, ये बड़ी वाली कोशिका का नाम हमने दिया था प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। याद होगा आप लोगों को, इसे हमने क्या कहा था, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहा था। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहा था, या फिर हम इसे कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे इसे। ठीक है, फिर इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर यहाँ पर आपको एक केंद्रक देखने को मिल रहा है। अब ये जो केंद्रक है इसका नाम आप लोग बता देंगे, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग नाम देते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर शॉर्ट में आप इसे PEN कह सकते हो और इसे शॉर्ट में PEC कह सकते हो। इट मे बी पॉसिबल कि आगे जब हम फिर से डायग्राम बनाए तो वहां पर PEN और PEC शब्द का प्रयोग करें हम, ठीक है, सीधा डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक, रंजीत सिंह बोल रहे हैं जय श्री राम, बहुत बढ़िया बउआ। बाबूलाल कुमार भी जुड़ चुके हैं, नंदिनी सिंह भी जुड़ चुके हैं, राधे राधे बउआ। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे साथ जो है अस्मिता कुमारी भी जुड़ी है। आज मेरा गला थोड़ा सा बजा हुआ है बउआ, तो साउंड में अगर थोड़ा बहुत इशू रहे तो आप उसे मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, ये नीचे ये एक जो है क्या दिख रहा है, एक की संख्या में आपको कोशिका देखने को मिल रहा है। इस कोशिका को क्या कहेंगे, इस कोशिका को युग्मनज बोलेंगे, युग्मनज बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। युग्मनज या फिर क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए ये जो युग्मनज है इसकी सूत्रगुणिता क्या होगी, तो इसकी सूत्रगुणिता जो है 2n होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की सूत्रगुणिता क्या होती है, तो 3n होता है, 3n होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका की सूत्रगुणिता क्या होगी, तो अगेन आंसर क्या होने वाला है, 3n होने वाला है। जहां पर भी भ्रूणपोष शब्द का प्रयोग किया जाए वहां पर आप सीधे 3n कर दीजिएगा आवृत बीजी पौधों में, ठीक है। अनावृत बीजी पौधों का जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक भ्रूणकोश बनाया जो कि निषेचन के बाद का भ्रूणकोश है, ठीक है। अब डायरेक्शन दे देते हैं थोड़ा सा। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इसमें कौन कौन सी शिराएं आपको देखने को मिल रही है, तो 2 शिराएं देखने को मिलेगी। ऊपर वाला जो शिरा है ये कहलाएगा निभागीय, निभागीय शिरा कहलाएगा, निभागीय शिरा, या फिर इसे चैलेजल इंड बोलेंगे। निभागीय शिरा या फिर इसे क्या बोलेंगे, चैलेजल इंड बोलेंगे, और इसे शॉर्ट में हम लोग CE लिखेंगे, ठीक है। और नीचे वाला जो छोर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वारीय शिरा बोलते हैं, ठीक है, बीजांड द्वारीय शिरा बोलते हैं, या फिर इसे माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। और आगे यदि हमें इसे डिनोट करना होगा तो हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ME लिखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जानी चाहिए ये माइक्रोपाइलर इंड है, यानी बीजांड द्वारीय शिरा है। चलिए, तो हमने बस एक रिकैप दिया आपको कि पिछली क्लास में जो दोहरा निषेचन का प्रक्रिया पढ़ा था, उस दोहरा निषेचन के फलस्वरूप हमें जो भ्रूणकोश प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो भ्रूणकोश है कब का भ्रूणकोश है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बउआ, ठीक है। आप लोग अकल के अंधे होते हो ना, इधर लिख देते हैं। ये जो भ्रूणकोश है ना बउआ, ये जो भ्रूणकोश है दोहरा निषेचन, कब, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन के बाद भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, दोहरा निषेचन के बाद भ्रूणकोश कुछ इस तरीके का होता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कुछ चीजें और क्लियर करनी है कि सर जी अब आगे क्या होगा, दोहरा निषेचन हुआ, ये बन गया, अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आगे होगा ये बउआ कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है ना, जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है ये आगे चल करके भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनाएगा, ऐसा उत्तक, ऐसा उत्तक बनाएगा जो भ्रूण को पोषण देने का काम करेगा। और ये जो युग्मनज है ये आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेंगे, एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इसके आगे कौन सी प्रक्रिया चलेगी। 2 प्रक्रिया चलने वाली है, भ्रूणपोष निर्माण की प्रक्रिया और भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया। सवाल ये उठता है कि पहले कौन सी प्रक्रिया चलेगी, कौन सी प्रक्रिया पहले शुरू होगी। पहले भ्रूणपोष बनेगा, नाम से पता चल रहा है ऐसा विशेष प्रकार की संरचना, ऐसा विशेष प्रकार का उत्तक जो भ्रूण को पोषण देगा या भ्रूण निर्माण के दौरान वृद्धिशील भ्रूण को पोषण देगा, उसे हम भ्रूणपोष कहेंगे। और ये भ्रूण का निर्माण करेगा। तो अब ये जब भ्रूण का निर्माण करेगा तो उस दौरान पोषण की जरूरत पड़ेगी और वो पोषण देगा भ्रूणपोष। तो पहले कौन बनेगा, पोषण देने वाला पहले बनेगा। तो भ्रूण से पहले भ्रूणपोष का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। तो यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जी ये भ्रूणपोष क्या चीज है, अब भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि सर जी ये जो भ्रूणपोष है क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष क्या है,
भ्रूणपोष क्या है। अगर आपको मेरा राइटिंग समझ में नहीं आए ना तो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेरा राइटिंग अच्छे से समझ में आने लगेंगे, ठीक है। भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष के प्रकारों का वर्णन करें। भ्रूणपोष के प्रकारों, भ्रूणपोष के प्रकारों का वर्णन करें। भ्रूणपोष के प्रकारों का वर्णन करें, यानी what is endosperm, what is endosperm, explain the types of endosperm। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि सर जी पहले तो ये बता दीजिए कि भ्रूणपोष होता क्या है, फिर ये बता दीजिएगा भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों का वर्णन कर दीजिएगा, ठीक है। अस्मिता कुमारी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ठीक है। संतोष यादव भी जुड़ चुके हैं, प्रेषी कुमारी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बउआ। ऋचा कुमारी भी जुड़ चुके हैं, केशव कुमार भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बउआ, ठीक है। संतोष यादव भी जुड़ चुके हैं। चलिए, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब जरा सा मैटर समझिए। मैटर क्या समझना है कि सर जी ये जो बड़ा वाला कोशिका है जिसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कह रहे हैं, ये भ्रूणपोष का निर्माण करेगी। तो जब ये भ्रूणपोष का निर्माण करेगी तो अभी तो ये एक कोशिका है, आगे चलकर ये समसूत्री विभाजन करके कोशिकाओं का समूह बनाएंगे, यानी विशेष उत्तक बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, भ्रूणपोष कहेंगे, ठीक है। और चूंकि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, अगर ये त्रिगुणित है तो इनमें जब समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब उत्तक बनेगा, कौन सा उत्तक, भ्रूणपोष नाम का उत्तक, तो ये भी कैसे होंगे, त्रिगुणित ही होने वाले हैं। तो आवृत बीजी पौधे के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र की बात हो, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका की बात हो या फिर भ्रूणपोष की बात हो, ये तीनों ही संरचनाएं त्रिगुणित होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको डिफाइन करना हो कि ये भ्रूणपोष क्या है, तो सर जी भ्रूण कोश के अंदर, ये भ्रूण कोश है, ठीक है, भ्रूण कोश के अंदर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित जो त्रिगुणित उत्तक होगा उसे हम क्या नाम देंगे, भ्रूणपोष नाम देंगे। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको चीजें और भी क्लियर वे में समझ में आएगी, ठीक है। तो हम पहले डेफिनेशन क्या लिखे कि सर जी भ्रूणपोष बनेगा कहाँ, तो भ्रूण कोश में बनेगा, ठीक है। तो भ्रूण कोश में किससे बनेगा, तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यानी पीईसी से बनेगा, ठीक है। तो भ्रूण कोश में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के द्वारा निर्मित त्रिगुणित उत्तक को क्या कहेंगे, त्रिगुणित उत्तक को भ्रूणपोष या फिर क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, भ्रूणपोष या फिर क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर है। हमने क्या बोला, हमने बोला सर जी क्या है, हमने बोला सर जी कि भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, ये आगे चलकर बनाएगी एक विशेष प्रकार का त्रिगुणित उत्तक, और इस त्रिगुणित उत्तक को ही हम क्या नाम देंगे, भ्रूणपोष या फिर हम इसे एंडोस्पर्म कहेंगे। चीजें क्लियर है। अब जरा सा बात को समझिए, ठीक है। ये भ्रूणपोष जो है, ये जो भ्रूणपोष है, यहाँ पर त्रिगुणित उत्तक है। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो त्रिगुणित है किस में होता है, तो आवृत बीजी जो पौधा होता है ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आवृत बीजी पादपों के जो भ्रूण कोश होते हैं, भ्रूणपोष, आवृत बीजी पादपों के भ्रूणपोष जो है ये त्रिगुणित होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, त्रिगुणित, जिसको हम 3n से सूचित करते हैं, त्रिगुणित होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अनावृत बीजी पौधे की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछते हैं ये, ठीक है। तो अनावृत बीजी जो पौधा होता है, अनावृत बीजी पादपों, तो अनावृत बीजी पादपों में दोहरा निषेचन नहीं होता है, इसलिए इनके जो भ्रूणपोष होते हैं, ठीक है, इनके जो भ्रूणपोष होते हैं वो अगुणित ही रह जाते हैं, यानी कि n होते हैं, ठीक है।
होते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आवृत बीजी पौधा में पूछे तो भ्रूणपोष कैसा होगा, त्रिगुणित, या फिर सीधा पूछे कि भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है तो त्रिगुणित। लेकिन अगर स्पेसिफाइड करके पूछे कि बताइए अनावृत बीजी जो पादप है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसके भ्रूणपोष कैसे होते हैं, तो आंसर आपको क्या करना है, अगुणित करना है। अब भ्रूणपोष का काम क्या होता है बउआ, भ्रूणपोष का काम क्या, ये क्यों बनेगा, नाम से पता चल रहा है। भ्रूणपोष यानी भ्रूण को पोषण देने वाला ये क्या है, उत्तक है, ठीक है। तो भ्रूणपोष करता क्या है, तो भ्रूणपोष वृद्धिशील भ्रूण को, यानी जब युग्मनज भ्रूण बना रहा होगा तो वृद्धिशील भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा, करने का कार्य करता है, ठीक है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये पोषकीय उत्तक होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर जी ये जो भ्रूणपोष है ना, ये बेसिकली क्या है, पोषकीय उत्तक है, पोषकीय उत्तक है, ठीक है, जो भ्रूण निर्माण के दौरान पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। तो अभी तक आवृत बीजी पौधे में आप 3 पोषकीय उत्तक का नाम पढ़ रखे हो बउआ, 3 पोषकीय उत्तक का नाम पढ़े हो, उसको हम अलग से नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है। आपने परागकोश में पढ़ा था, परागकोश में एक पोषकीय उत्तक था जो वृद्धिशील परागकणों को पोषण देता था, उसे आपने नाम क्या दिया, टैपिटम नाम दिया, ठीक है। एक आपने देखा था बीजांड में, एक आपने बीजांड में देखा जो भ्रूण कोश और मादा युग्मक निर्माण के दौरान पोषण दिया, उसे आपने नाम दिया था बीजांड काय नाम दिया था। और फिर यहां पर आपने देखा भ्रूण कोश में, इसमें देखा भ्रूण कोश में फिर एक उत्तक बन रहा है जो पोषण प्रदान करने का काम करेगा, जिसका नाम क्या है, भ्रूण पोष है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों जो संरचनाएं हैं, ये तीनों का तीनों जो संरचनाएं हैं, ये पोषकीय उत्तक हैं जो अलग अलग संरचना को पोषण प्रदान करते हैं। टैपिटम वृद्धिशील परागकणों को, बीजांड काय वृद्धिशील भ्रूण कोश को, और भ्रूण पोष वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। क्या ये चीजें क्लियर है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से कौन पोषकीय उत्तक है, और वहां पर क्या होता है कि आपको ये तीनों ऑप्शन डाल देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में जो रटा रटाया बच्चा होता है वो टैपिटम टिक कर देता है, ठीक है। नहीं, सिर्फ टैपिटम नहीं, टैपिटम के अलावा बीजांड काय और भ्रूण जो पोष है, भ्रूण पोष भी पोषकीय उत्तक ही है जो पोषण प्रदान करने का काम करता है। एक पर वृद्धिशील परागकणों को पोषण देता है, एक वृद्धिशील भ्रूण कोश को पोषण देता है, और एक वृद्धिशील भ्रूण को पोषण देता है, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में फटाक से क्लियर लिखा करिए वो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, देखो अभी हमने भ्रूण पोष के बारे में लिखा कि सर जी पहले हमने डेफिनेशन दे दिया कि भ्रूण कोश में प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका के द्वारा निर्मित जो त्रिगुणित उत्तक है उसको हम भ्रूण पोष कह रहे हैं। आवृत बीजी पादपों के भ्रूण पोष त्रिगुणित होते हैं, वही अगर हम अनावृत बीजी पादप की बात करें तो इसके भ्रूण पोष कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। भ्रूण पोष जो है वृद्धिशील भ्रूण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको भ्रूण कोश का पोषकीय उत्तक भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रकार पे बात करते हैं कि भ्रूण पोष के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिए बुआ, इसके जो प्रकार होते हैं ना, वो किस आधार पे होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसके दूसरे पार्ट पे जंप आउट करते हैं। देखिए, निर्माण के तरीके के आधार पे, निर्माण के तरीके के आधार पर जो भ्रूण पोष होते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि भ्रूण पोष बन कैसे रहा है, ठीक है। भ्रूण पोष बनने की क्या तरीका है, भ्रूण पोष बनने के तरीके के आधार पे भ्रूण पोष को जो है 3 प्रकारों में बांटा गया। अब वो 3 प्रकार कौन कौन सा है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला जो प्रकार हो जाएगा, इसका पहला जो प्रकार होगा वो होगा केंद्रकी भ्रूण पोष, जिसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे, केंद्रकी भ्रूण कोश या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा कोशिकीय भ्रूण पोष, जिसे हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। और वही तीसरा जो होगा उसे हम कहेंगे
माध्यमिक भ्रूणपोष, माध्यमिक भ्रूणपोष या फिर हेलोबियल, माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोबियल एंडोस्पर्म, माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोबियल एंडोस्पर्म कहेंगे। तो आप बता दो कितने प्रकार का एंडोस्पर्म? 3 प्रकार का, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा क्या हो गया? माध्यमिक भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहेंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहेंगे और माध्यमिक भ्रूणपोष किसे कहेंगे? जरा बात को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझना शुरू किसको करेंगे? केंद्रकीय भ्रूणपोष को समझेंगे। सबसे पहले किसको समझेंगे? केंद्रकीय भ्रूणपोष को समझेंगे। ठीक है, केंद्रकीय भ्रूणपोष या फिर इसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। केंद्रकीय भ्रूणपोष या फिर क्या कहेंगे बउआ? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को ही समझेंगे। ठीक है, चलिए अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमने दिया और फिर हमने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। पहले समझेंगे फिर इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पहले चीजों को समझने का कोशिश करिए। ये केंद्रकीय भ्रूणपोष कैसा होता है? तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले भ्रूणपोष का फोटो बनाते हैं। सबसे पहले हम किसका फोटो बनाएंगे? भ्रूणपोष का फोटो बनाएंगे। सॉरी, भ्रूणपोष का फोटो नहीं बनाएंगे, भ्रूणकोष का फोटो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने भ्रूणकोष का फोटो बनाया। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझिएगा, चीजें आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है भ्रूणकोष बनाया हमने। भ्रूणकोष के इस हिस्से में जो है वो द्विगुणित युग्मनज है और बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो बीच में आपको जो है त्रिगुणित केंद्रक देखने को मिल रहा है और बाकी जो खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या भरे हुए हैं? इस खाली जगह में क्या भरे हुए हैं? कोशिका द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेबलिंग कर लेते हैं और हमने पहले ही बताया कि आगे चलकर हम शॉर्ट लेबलिंग करेंगे। ये जो है ये है क्या? ये जो है ये है क्या? तो ये जो है इसको हमने प्राथमिक, इसको हमने कहा है प्राथमिक भ्रूणपोषीय कोशिका बोला है या फिर हमने इसको पीईसी बोला है। ठीक है, यहां पर अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है बउआ? तो ये है प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक यानी PEN है। ठीक है, और ये निचवा में जो है ये क्या है? तो ये जो है ये है युग्मनज यानी जाइगोट। ये है युग्मनज यानी क्या है बउआ? जाइगोट है। ये तो अभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि जब तक इसके भोजन का प्रबंध नहीं हो जाता है ये भ्रूण बनाना शुरू नहीं करेगा। अभी ये काम करेंगे। कैसे करेंगे जरा चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है? सबसे पहला काम क्या हो रहा है वो समझिए। अब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है ना, ये क्या करेगी? भ्रूणपोष बनाएगी। जब ये भ्रूणपोष बनाएगी तो कैसे बनाएगी? तो फिर से हम जो है यहाँ पर एक भ्रूणकोष का क्या बनाते हैं? पिक्चर बनाते हैं। फिर से हम यहाँ पर भ्रूणकोष का क्या बना लिए? पिक्चर बना लिए। ठीक है, भ्रूणकोष का हमने यहाँ पे पिक्चर बना लिया। अब ये जो भ्रूणकोष है इसमें भ्रूणपोष बनने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, भ्रूण यहाँ पर देखिए युग्मनज पहले से मौजूद है, युग्मनज पहले से मौजूद है। इसके अंदर में एक भरा हुआ है कोशिका द्रव भरा हुआ है, कोशिका द्रव भरा हुआ है। ठीक है, कोशिका द्रव भरा हुआ है, अर्धठोस द्रव, कोशिका द्रव। और इसके अंदर क्या हो रहा है? ये जो केंद्रक है ना, ये जो त्रिगुणित केंद्रक है, प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, ये लगातार समसूत्री विभाजन करेगा और करता ही जाएगा। एक के बाद एक लगातार ये क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन करेंगे, लगातार समसूत्री विभाजन करेंगे और एक के बाद एक नए केंद्रकों का निर्माण करते चले जाएंगे। एक के बाद एक नए केंद्रकों का निर्माण करते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है? लगातार केंद्रकी विभाजन हो रहा है। लगातार क्या हुआ यहाँ पर? लगातार केंद्रकी विभाजन हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ क्या हुआ? लगातार कौन सा विभाजन? केंद्रकी विभाजन हुआ। अब विभाजन में भी समसूत्री हो रहा है तो लगातार समसूत्री केंद्रकी क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, यानी लगातार केंद्रक जो है बढ़ रहा है। अब बताओ, जब ये एक केंद्रक त्रिगुणित था और ये समसूत्री विभाजन करेगा तो यहाँ पर जितने भी केंद्रक बने हैं इसकी सूत्रगुणिता क्या होने वाली है? इसकी सूत्रगुणिता क्या होने वाली है बताइए बउआ? इसकी सूत्रगुणिता, इन सभी केंद्रकों की सूत्रगुणिता क्या होने वाली है? ये जरा सा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। ठीक है,
इसकी सूत्रगुणिता क्या होने वाली है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये त्रिगुणित केंद्रक है और इससे नई कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा बन रहा है तो सभी नवनिर्मित केंद्रक भी क्या होंगे? त्रिगुणित होंगे, जो कि कोशिका के कोशिका द्रव में तैर रहे हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। ठीक है, इसे हम मुक्त केंद्रकी भ्रूण कोश बोलते हैं, मुक्त केंद्रकी भ्रूण कोश, या फिर आप इस भ्रूण कोश, या फिर आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो? द्रवित भ्रूण पोष कह सकते हो। ये अभी द्रवित अवस्था में है। ठीक है, आप इसे लिक्विड एंडोस्पर्म कह सकते हो। लिक्विड एंडोस्पर्म यानी द्रवित भ्रूण पोष का यहां पर क्या हुआ? निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर इसके आगे का बात समझिए। इसके आगे क्या होगा? जब ये केंद्रकीय विभाजन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो केंद्रकीय विभाजन कंप्लीट होने के बाद, केंद्रकीय विभाजन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होने वाला है, उस सिचुएशन को समझिए। ठीक है, केंद्रकीय विभाजन के होने के बाद प्रत्येक जो केंद्रक हैं, प्रत्येक केंद्रक, ठीक है, प्रत्येक जो केंद्रक हैं ये क्या करेंगे? प्रत्येक केंद्रक जो है ये कोशिका का निर्माण करना शुरू कर देंगे। ठीक है, प्रत्येक केंद्रक कोशिका का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या बोला कि सर जी, अगर ये समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया यदि समाप्त हो जाती है, यदि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अगर समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया या केंद्रकीय विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो हर एक केंद्रक जो है कोशिका का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जरा बात को समझिए, यहाँ पर लगातार बहुत सारे केंद्रकों का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। अंदर में लगातार बहुत सारे केंद्रकों का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। ठीक है, लगातार जो है बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो चुका है। होने वाला क्या है? होने वाला ये है बउआ कि हर केंद्रक जो है वो कोशिका का निर्माण करेगा। हर केंद्रक जो है वो कोशिका का निर्माण करेगा और कोशिका निर्माण करके भ्रूण पोष का ये निर्माण कर देंगे। देखो, हर केंद्रक जो है ये कोशिका झिल्ली बाहर बनाएगी और पूर्ण कोशिका का क्या कर लेगी? निर्माण कर लेगी। इस तरीके से हर केंद्रक कोशिका में रूपांतरित हो जाएगा। हर केंद्रक जो है ये कोशिका में रूपांतरित हो जाएगा और ये जो भ्रूणपोष अभी द्रवित अवस्था में था ये धीरे धीरे जो है ठोस अवस्था में बदलना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। ठीक है, ये धीरे धीरे ठोस अवस्था में बदलना शुरू कर देगा। चलिए, तो इस तरीके से केंद्रक के बाहर कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति बनी और पूर्ण कोशिका का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और यहाँ पर भ्रूणपोष बन के क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। यहाँ पर भ्रूणपोष बन के क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। तो ये जो अंदर में बना, ये क्या बना? तो ये है ठोस भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष ये भी है, भ्रूणपोष ये भी है। ये लिक्विड है क्योंकि द्रव में केंद्रक तैर रहा है और ये सॉलिड है क्योंकि हर केंद्रक ने कोशिका का निर्माण कर लिया है। तो ये ठोस भ्रूणपोष है या फिर सॉलिड एंडोस्पर्म है। सॉलिड एंडोस्पर्म है। क्या इतनी बातें क्लियर समझ में आई? आप बताइए, यहाँ पर जो भी कोशिका है इसकी सूत्रगुणिता क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? त्रिगुणित होगा, क्योंकि सभी केंद्रक कैसे हैं? त्रिगुणित है। इतनी चीजें क्लियर है बउआ? क्या इतनी चीजें क्लियर है? हाँ, तो अब हमने क्या बोला था? निर्माण के तरीके के आधार पर यह बोला गया कि जो भ्रूणपोष हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपने पहला तरीका देखा कि किस तरीके से भ्रूणपोष का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर कैसे बना भ्रूणपोष हुआ? ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर? हुआ क्या? यदि भ्रूणपोष निर्माण हो रहा है और भ्रूणपोष निर्माण के दौरान पहले प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक लगातार समसूत्री विभाजन करे और असंख्य केंद्रकों का निर्माण कर ले, उसके बाद प्रत्येक केंद्रक कोशिका का निर्माण करें, तो इस तरह से निर्मित जो भ्रूणपोष होगा इसे हम लोग केंद्रकी भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यदि भ्रूणपोष निर्माण के दौरान प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN लगातार समसूत्री विभाजन करे एवं कोशिका द्रव में मुक्त रूप से
मुक्त रूप से घूमते रहे, मुक्त रूप से घूमते रहे, तत्पश्चात 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 प्रत्येक केंद्रक कोशिका का निर्माण कर ले, प्रत्येक केंद्रक कोशिका का निर्माण कर ले, तो इस प्रकार से निर्मित भ्रूणपोष, तो इस प्रकार से निर्मित भ्रूणपोष केंद्रक की भ्रूणपोष या फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकी भ्रूणपोष या फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अगर डेफिनेशन आपको लिखना होगा कि सर जी आप बता दीजिए केंद्रकी भ्रूणपोष किसे कहते हैं, ठीक है, तो सिंपल कहना है कि यदि भ्रूणपोष बन रहा है यानी भ्रूणपोष निर्माण के दौरान जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये लगातार क्या करे, समसूत्री विभाजन करे एवं कोशिका द्रव में ये तैरता मुक्त रूप से घूमते रहे। अब जब कोशिक केंद्रकी विभाजन खत्म हो जाए उसके बाद प्रत्येक केंद्रक क्या करे, प्रत्येक केंद्रक कोशिका निर्माण कर ले, तो इस प्रकार से निर्मित जो भ्रूणपोष होगा उसको केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, अब जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है आपको किस किस पौधे में देखने को मिलेगा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप मकई की बात कर ले, मकई मैज, आप जो है गेहूं की बात कर ले, ठीक है, वीट, आप जो है धान की बात कर ले, आप जो है कपास की बात कर ले, ठीक है, कपास जो रुई का होता है ना पौधा, कपास की बात कर ले। ठीक है, तो मकई हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, कपास हो गया, इत्यादि पादपों में इसी तरह का भ्रूणपोष यानी केंद्रकी भ्रूणपोष पाया जाता है, केंद्रकी भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल पे और बात करेंगे हम यहाँ पर नोट करके। ठीक है, आप नारियल खाते हो ना बुआ, ठीक है, आप लोग जो है नारियल खाते होंगे, आप लोग नारियल खाते होंगे, नारियल में भी आपको जो है केंद्रकी भ्रूणपोष देखने को मिलता है। लेकिन नारियल में जब बीज कच्चा होता है, जब भ्रूणपोष अभी बन रहा होता है तो उसमें भ्रूणपोष काफी तरल अवस्था में होती है जिसे हम पानी के रूप में पीते हैं। तो नारियल का पानी जो है वो तरल भ्रूणपोष यानी भ्रूणपोष ही है, और धीरे धीरे पानी ही चारों तरफ साइड वाला जो हिस्सा होता है उधर गुदा का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो जैसे जैसे गुदा बनता है पानी धीरे धीरे घटता चला जाता है, ये चीजें आपको भी पता होगा। तो गुदा भी भ्रूणपोष है और पानी भी क्या है, भ्रूणपोष है। तो नारियल का गुदा तथा पानी दोनों क्या है, भ्रूणपोष, दोनों भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। अगर आपसे पूछे कि नारियल के बीज का हम कौन सा भाग खाते हैं तो गुदा खाते हैं। गुदा क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। नारियल का जो पानी है ये क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। किस प्रकार का भ्रूणपोष, केंद्रकी भ्रूणपोष होता है, जिसमें पहले भ्रूणपोष तरल होता है फिर बाद में धीरे धीरे जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और पूरे तरल भ्रूणपोष सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो परिधि पर भ्रूणपोष होते हैं वो तो गुदा बना लेते हैं, लेकिन बीच वाला जो लिक्विड भ्रूणपोष है वो लिक्विड ही रह जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर है? सनी यादव सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं? चलिए, तो अब आप लोग ये बताइए क्या इतनी चीजें क्लियर है? अभी तक जो भी कुछ आपको बताया गया, पढ़ाया गया, क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो हम दूसरे जो है टाइप पे चले, क्या हम दूसरे टाइप पे चले? चलिए, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसकी, केंद्रकीय भ्रूणपोष की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कोशिकीय भ्रूणपोष की। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर कौन सा है, कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। कोशिकीय भ्रूणपोष या फिर क्या कहेंगे बउआ, सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करेंगे। तो कोशिकीय भ्रूणपोष लिख दिया हमने, अंडरलाइन भी कर दी हमने। अब इसके बारे में समझेंगे, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, तो अगेन भ्रूणपोष बनाएंगे हम,
तो पहले तो हम भ्रूण कोश का निर्माण करेंगे। देखो तो यहाँ पर हमने एक भ्रूण कोश को बना लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक भ्रूण कोश को बना लिया। इस भ्रूण कोश के इस वाले हिस्से में क्या है, युग्मनज है, और बीच वाला जो हिस्सा है इसमें क्या देखने को मिल रहा है, त्रिगुणित केंद्रक है, त्रिगुणित केंद्रक है, और बाकी जगह पर आपको क्या मिलेगा, द्रव भरा हुआ मिलेगा। तो ये स्थिति है निषेचन के बाद। कोशिका का नाम पता है, केंद्रक का नाम पता है, ठीक है। क्या क्या नाम है फिर से बताने की जरूरत है क्या, यहाँ पे नहीं बताने की। ये युग्मनज है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, और ये जो बड़ी कोशिका है इसे हम लोग, ये केंद्रक जिस कोशिका में है इसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कह रहे हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट में लिख ही देते हैं हम तेजी में। ये जो है ये क्या है, PEC है, ये जो है क्या है, PEN है, और ये जो है क्या है, जाइगोट है। ये क्या है, जाइगोट है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखो अब दोहरा निषेचन भ्रूणपोष बनना क्या होगा, शुरू होगा। जैसे ही भ्रूणपोष बनेगा, जैसे ही भ्रूणपोष बनेगा तो स्थिति क्या देखने को मिलेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है चीजें, ठीक है। देखो जैसे ही भ्रूणपोष बनेगा तो स्थिति क्या देखने को मिलेगी कि सर जी भ्रूणकोश हमने बनाया, हमने किसको बनाया, भ्रूणकोश को। अब ये जो भ्रूणकोश है इसके निचले हिस्से में यहाँ पर अभी युग्मनज रहेगा ही, क्योंकि अभी भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ठीक है। युग्मनज है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये सारा जगह पर द्रव भरा हुआ है। ये जितने भी जगह है ये सभी जगह पर क्या भरे हुए हैं, द्रव भरे हुए हैं। द्रव को हमने भर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको एक केंद्रक देखने को मिलेगा, त्रिगुणित केंद्रक देखने को मिलेगा, जिसे हम PEN यानी प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये विभाजन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, समसूत्री विभाजन करेगा, ठीक है। तो जब ये विभाजित होगा ना, कुछ इस तरीके से जरा बात को समझिए, ठीक है। जब ये विभाजित होगा, मान लेते हैं ये 1 से कितना हुआ, 2 हुआ। जैसे ही 1 से 2 हुआ, क्या होने वाला है, तुरंत जो है जितना जल्द हो सके बीच से क्या हो जाती है, दीवार का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके बीच से किसका निर्माण होता है, दीवार का। यहाँ पे बीच से दीवार का क्या हो गया, निर्माण हो। क्या हुआ, केंद्रक बटा, और जैसे ही केंद्रक बटा, ये जो एक बड़ा सा कोशिका था 2 छोटे छोटे कोशिका में क्या हो गया, बट गया। इसी तरीके से फिर से ये केंद्रक 1 से 2, तो ये भी क्या होगा, 1 से 2, ठीक है। फिर से तुरंत जो है बीच से क्या बन जाएगी, दीवार बन जाएगी, ठीक है। प्रत्येक केंद्रकी विभाजन के बाद जैसे ही केंद्रक का विभाजन हुआ, ठीक है, तुरंत जो है दीवार का क्या हो गया, निर्माण हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से फिर से केंद्रकी विभाजन हुआ, ये वाला केंद्रक 1 से 2, ये भी 1 से 2, ये भी 1 से 2 हुआ, ठीक है। ये वाला केंद्रक 1 से 2 हुआ, ये भी 1 से 2 हुआ, ये भी 1 से 2 हुआ, और तुरंत का तुरंत जो है, पिछले बार क्या हुआ था, पहले लगातार जो केंद्रक है वो बट गया, फिर कोशिका का निर्माण हुआ। यानी प्रत्येक केंद्रकी विभाजन के बाद कोशिका का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। प्रत्येक केंद्रकी विभाजन के बाद कोशिका का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से यदि भ्रूणपोष बनता है ना, इस तरीके से यदि भ्रूणपोष बनता है तो इस तरीके से निर्मित भ्रूणपोष को हम लोग कहते हैं, इस तरीके से निर्मित भ्रूणपोष को हम लोग कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रत्येक केंद्रकी विभाजन के बाद, ठीक है, यहाँ पर भ्रूणपोष बनके क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये क्या बना, भ्रूणपोष बना, ठीक है। एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म बनके क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। यहाँ पर एंडोस्पर्म बनके तैयार हो चुका है। लेकिन तैयारी के दौरान क्या हुआ, भ्रूणपोष बनने के दौरान क्या हुआ कि जो केंद्रक थे, केंद्रक जैसे ही बटा कोशिका बना, फिर केंद्रक बटा कोशिका बना, फिर केंद्रक बटा कोशिका बना, और प्रत्येक केंद्रकी विभाजन के बाद कोशिका का निर्माण होता चला गया, और धीरे धीरे ये जो भ्रूणपोष था वो धीरे धीरे सॉलिड होता चला गया, साथ साथ सॉलिड होता चला गया, एक तरह से ये कह सकते हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यदि भ्रूणपोष निर्माण के दौरान प्रत्येक केंद्रकी विभाजन के बाद, प्रत्येक केंद्रकी विभाजन के बाद कोशिका का निर्माण होता चला जाए, कोशिका का निर्माण होता चला जाए, तो इस प्रकार से निर्मित भ्रूणपोष
भ्रूणपोष क्या कहलाएंगे? कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाएंगे। कोशिकीय भ्रूणपोष या फिर क्या कहेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत आया? क्या इसको समझने में कोई दिक्कत आया? बताइए। शनि यादव सर आपका आवाज सही हो गया? नहीं बुआ, मेरा आवाज अभी तक सही नहीं हुआ है, बस कोशिश कर रहे हैं कि सही हो जाए। क्लियर है सर? आगे टॉपिक पे चलते हैं। ओके बुआ, चलिए। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? केशव कुमार कह रहे हैं नहीं सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छी बात है बुआ। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। धातुरा हो गया, ठीक है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें पिटूनिया हो गया, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं। बालसम हो गया, बालसम इसके एग्जाम्पल नहीं होंगे, ठीक है। तो पिटूनिया याद रखना है, धातुरा याद रखना है, ठीक है। ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है बुआ तो बोल दीजिए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे सर जी? पिटूनिया नाम का एक पौधा होता है। धातुरा नाम का पौधा है, जानते हो आप लोग। इसके अलावा यदि हम बात करें एडोक्सा, ठीक है, एडोक्सा नाम का पौधा होता है। इसके अलावा बात करें बालसम नाम का पौधा है। इत्यादि पादपों में आपको कौन सा भ्रूणपोष देखने को मिलेगा? कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या ये दूसरे पॉइंट भी क्लियर हो गए? कोशिकीय भ्रूणपोष, क्या दूसरे पॉइंट भी क्लियर हो गए या किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? दूसरे पॉइंट क्लियर हुए या किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो होगा, पहला था केंद्रकी, दूसरा था कोशिकीय, और तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा? तो माध्यमिक होगा, ठीक है। तो तीसरा पढ़ेंगे माध्यमिक भ्रूणपोष के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? हेलोबियल एंडोस्पर्म के बारे में। माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोबियल एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माध्यमिक भ्रूणपोष कैसा होगा हम उस पर बात करेंगे। अब ये जो माध्यमिक भ्रूणपोष होता है ना बहू, ये जो माध्यमिक भ्रूणपोष होता है, ये कोशिकीय और केंद्रकी जो भ्रूणपोष है उसके बीच की स्थिति को प्रदर्शित करता है। फिर से बात को सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। कोशिकीय और केंद्रकी दोनों भ्रूणपोष का ये मिक्सचर होता है। कैसे, जरा देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम फिर से वही काम करने वाले हैं, भ्रूणकोष बनाएंगे। तो एक भ्रूणकोष का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये जो भ्रूणकोष है, इसके एक सिरे पे आपको क्या मिल रहा है? युग्मनज मिल रहा है। बीच में क्या मिल रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, बीच में कोशिका द्रव भरा हुआ है, और इस कोशिका द्रव में आपको त्रिगुणित केंद्रक देखने को मिलेगा। कोशिका द्रव भरा हुआ है और इसमें आपको क्या मिलेगा? एक त्रिगुणित केंद्रक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा कि ये वाली जो कोशिका है, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, इसको क्या कहेंगे? पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और इसको क्या कहेंगे? युग्मनज यानी जाइगोट कहेंगे। इतनी चीजें तो पहले से पता है, ठीक है। अब जरा सा बात को समझते हैं। ऋषि कुमारी केशव कुमार कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब भ्रूणपोष बनना शुरू होगा, तो भ्रूणपोष बनाना शुरू करते हैं। तो भ्रूणपोष बनाने के लिए पहले भ्रूणकोष होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पर भ्रूणकोष बना लिए। अब ये जो भ्रूणकोष है, यहाँ पर युग्मनज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बउआ? युग्मनज है, जो पहले से जानते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कि अंदर में कोशिका द्रव है, तो बना ही लेते हैं। अंदर में क्या है? कोशिका द्रव है, ठीक है। यहाँ पर क्या बने हुए हैं? कोशिका द्रव, और फिर ये एक केंद्रक है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ये कि ये केंद्रक 1 से 2 हुआ, एक केंद्रक और क्या हो गए? 2 केंद्रक। पहला केंद्र की विभाजन हुआ और बीच से क्या आ गए? तुरंत का तुरंत, ठीक है। बीच से क्या है? तुरंत का तुरंत जो है, बीच से एक
जो है दीवार आ गई। अब ये दीवार इस बात को प्रदर्शित करता है कि सर जी जो बड़ा एक कोशिका था वो दो छोटे कोशिका में क्या हो चुका है, बट चुका है। ठीक है, यानी कोशिकीय विभाजन यहाँ हुआ है। ठीक है, अब ऊपर वाले को जरा ध्यान से देखेंगे और नीचे वाले को देखो, ये भी जो है 1 से 2 होगा, फिर ये जो है फिर इधर 1 से 2 होगा, फिर ऊपर 1 से 2 होगा, और ऐसे ही ये कोशिका विभाजन करता चला जाएगा। ये चीजें आप समझ रहे हो, ये लगातार यहाँ पर क्या होगी, कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, और प्रत्येक कोशिका विभाजन के बाद यूनिक चीज है ये, जितनी बार कोशिका विभाजन हुआ, जैसे जैसे कोशिका विभाजन हुआ एकदम साथ साथ जो है, सॉरी, जैसे जैसे केंद्रकीय विभाजन हुआ साथ साथ जो है यहाँ पर कोशिका का निर्माण होता चला गया, साथ साथ कोशिका का निर्माण होता चला गया। तो ऐसी स्थिति आप किस में देखते हो, कोशिकीय भ्रूणपोष में। ये प्रत्येक केंद्रकीय विभाजन के बाद, प्रत्येक केंद्रकीय विभाजन के बाद कोशिका का क्या हो जा रहा है, निर्माण हो जा रहा है। ये कोशिकीय भ्रूणपोष हुआ, लेकिन इसके नीचे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर लगातार अभी क्या हो रहा है, केंद्रकीय विभाजन की प्रक्रिया चल रही है, कोशिका का निर्माण नहीं हो रहा है। ये बाद में कोशिका का क्या होगा, निर्माण होगा। तो क्या यहाँ पर दोनों स्थिति नहीं दिख रही है। फर्स्ट पॉइंट पे जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट पे जो हमने पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे हमने इसको पढ़ा था, इस तरह के भ्रूणपोष को। तो इस तरह के भ्रूणपोष को हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष। कि पहले केंद्रक बटेगा और फिर जाकर केंद्रकीय विभाजन खत्म हो जाएगा, तब कोशिका का निर्माण होगा। तो ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और प्रत्येक केंद्रकीय विभाजन के बाद यदि कोशिका बन रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बउआ, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर जी ये ऐसा भ्रूणपोष है ना जिसका कुछ हिस्सा कोशिकीय भ्रूणपोष की तरह और कुछ हिस्सा जो है केंद्रकीय भ्रूणपोष की तरह वृद्धि कर रहा है, इसीलिए हम इसको माध्यमिक भ्रूणपोष कर रहे हैं। ये कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों के बीच के स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं कि यदि ऐसा होता है, क्या होता है, यदि ऐसा होता है, यदि भ्रूणपोष निर्माण के दौरान कुछ भ्रूणपोष का हिस्सा, कुछ भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष की तरह तथा कुछ केंद्रकीय भ्रूणपोष की तरह विकसित हो तो इस प्रकार का भ्रूणपोष माध्यमिक भ्रूणपोष या फिर हैलोबियल एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या इसके डेफिनेशन क्लियर है? अगर आपने पिक्चर को अच्छे से समझा होगा तो डेफिनेशन में तो कुछ है ही नहीं। कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर देखिए, कुछ हिस्सा जो है किसकी तरह, कुछ हिस्सा जो है कुछ भ्रूणपोष का कुछ हिस्सा कोशिकीय भ्रूणपोष की तरह और कुछ हिस्सा जो है केंद्रकीय भ्रूणपोष की तरह विकसित हो, तो इस तरह से निर्मित जो भ्रूणपोष होगा उस भ्रूणपोष को हम माध्यमिक भ्रूणपोष कहेंगे। ठीक है, किसमें मिलेगा, एस्फोडेल्स नाम का एक पौधा है। ठीक है, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एस्फोडेल्स नाम का एक पौधा है, एस्फोडेल्स नाम का एक पौधा है इरेम्यूरस नाम का पौधा है। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि हैलोबियल एंडोस्पर्म यानी कि माध्यमिक भ्रूणपोष देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। इस तरीके से हमने सबसे पहले तो निषेचन के बाद की स्थिति को समझा, फिर हमने भ्रूणपोष को समझना शुरू किया, फिर हमने समझा भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके प्रकारों के नाम पहले हमने देखे, फिर हमने समझा यहाँ केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष होते हैं। सबसे पहले हमने केंद्रकीय भ्रूणपोष को समझा जो कि कुछ इस तरीके से होता है। फिर हम लोगों ने जो है कोशिकीय भ्रूणपोष को समझा जिसका डेवलपमेंट इस तरीके से होता है, और इसके बाद हमने आखिर में जो है माध्यमिक भ्रूणपोष को समझा जिसका डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। आप एक चीज बता दीजिए कि भ्रूणपोष और भ्रूणपोष के डेवलपमेंट और इसके टाइप से लेकर क्या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, क्या क्वेश्चन है आपके दिमाग में?
बोलिए, दवा चल रही है बुआ, शनि यादव दवा ले रहे, दवा चल रही है, दवा को भी काम करने में टाइम लगती है ना। चलिए, तो अब बता दीजिए अभी तक जो भी हमने पढ़ाया कि भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष क्या है, माध्यमिक भ्रूणपोष क्या है, क्या इन टॉपिक्स में से कहीं से कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो क्वेश्चन लिखिए, नहीं दिक्कत है तो क्लियर लिखिए, फिर हम जो है सेशन को कंप्लीट करते हैं और इसके आगे के क्लास में हम लोग भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया को समझेंगे। क्यों? क्योंकि जब भ्रूणपोष बन चुका है तो अब ये भ्रूण बनाना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो युग्मनज कैसे भ्रूण बनाएंगे, भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया कैसे चलेगी, एक बीजपत्री पादप भ्रूण किसे कहते हैं, द्विबीजपत्री पादप भ्रूण किसे कहते हैं, ये सारी चीजों पर से पर्दा कल के क्लास में उठेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए। गुड नाइट।